चटनगर नाम के एक छोटे से गांव में चंदा नाम की एक बुढ़िया रहती थी। वह अपने 2 बेटों और 2 बहुओं के साथ रहती थी। उसके पति का निधन तभी हो गया था जब उसके बेटे बहुत छोटे थे, जिस कारण चंदा ने ही अपने दोनों बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया था। जब तक उसने अपने बेटों का विवाह नहीं किया तब तक तो सब ठीक चल रहा था। उसके दोनों बेटे उसकी बात सुनने के साथ साथ उसकी सेवा भी करते थे। लेकिन जब उसके दोनों बेटों की शादी हुई तो इसकी बहुओं का व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं था। शुरू में तो दोनों बेटों ने अपनी पत्नियों को अपनी माँ का ध्यान रखने के लिए कहा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो दोनों का व्यवहार भी अपनी पत्नियों जैसी ही हो गया। दोनों भाइयों ने भी अपनी माँ पर ध्यान देना बंद कर दिया। इसी तरह एक दिन त्योहार का समय था। सबके घरों में स्वादिष्ट पकवान और खीर बनाई जा रही थी। उनके घरों से आने वाली खीर की खुशबू से चंदा का मन ललचा रहा था। वो खुद से बोली, जाने कितने दिन हो गए मैंने खीर ही नहीं खाई है। आज तो मेरा खीर खाने का बहुत मन कर रहा है। जाकर बहू को कहती हूँ कि मेरे लिए खीर बना दे। चंदा उठकर पहले वो अपनी बड़ी बहू की कमरे में गई तो बड़ी बहू आईने के सामने बैठकर श्रृंगार कर रही थी। उसने बड़ी बहू से कहा, बेटी कल्याणी, वो आज मेरा खीर खाने का बहुत मन कर रहा है, तो मेरे लिए थोड़ी सी खीर बना दो। आपको दिखाई नहीं देता क्या? मैं अभी आईने के सामने बैठी तैयार हो रही हूँ। आपको खीर खानी है तो जाकर शोभा से कहो, वो आपके लिए खीर बना देगी। बड़ी बहू के मुख से ना सुनकर चंदा अपनी छोटी बहू शोभा के पास गई। बेटी शोभा, आज त्योहार का दिन है और मेरा कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, तो मेरे लिए थोड़ी सी खीर बना दो। देखा माँ जी, मैं तो काम करके बहुत थक गई हूँ। अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं रसोई घर में जाकर खीर बना दूँ। बेचारी चंदा उसके कमरे से वापस आ गई, लेकिन उसका खीर खाने का बहुत मन कर रहा था। तो उसने सोचा, मैं खुद ही खीर बना लेती हूँ। एक कटोरी खीर बनाने के लिए बहुओं को क्या परेशान करना। वो रसोई में खीर बनाने के लिए गई। रसोई में हो रही बर्तनों की खटपट दोनों बहुओं के कानों तक पड़ी। बर्तनों की खटपट से जल्दी से दोनों बाहर निकल कर आई। ये क्या? ये तो खुद ही खीर बनाने लग गई है। अगर ऐसा है तो ये सारा घी खत्म कर देगी। हमें कुछ तो करना होगा। शोभा, तुम ऐसा करो, माँ जी को अपनी बातों में उलझा कर रखो, तब तक मैं पुराने वाला घी लाकर आती हूँ। शोभा जाकर चंदा को बातों में लगा लेती है। तभी कल्याणी वहां पर एक घी का डब्बा लेकर आती है। वो घी का डब्बा चंदा को देती हुए कहती है, माँ जी, आपको खीर बनानी है तो इस घी से बना लीजिए। ये बिल्कुल शुद्ध घी है। रसोई में रखा हुआ घी थोड़ा पुराना हो गया है, वो आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। चंदा ने सीधे स्वभाव से वो घी का डब्बा ले लिया और दोनों बहुएं वहां से चली गईं। लेकिन उनके जाने के बाद जब चंदा ने वो घी का डब्बा खोला तो उसमें कीड़े चल रहे थे। ये देखकर उसका मन बहुत खराब हो गया। वो मन ही मन सोचने लगी कि मैंने पूरी जिंदगी अकेले मेहनत करके अपने बेटों के लिए इतना सब कुछ किया और आज इन दोनों की पत्नियां ही मुझे खीर तक नहीं खाने दे रही हैं। ये दोनों मुझे जानबूझकर ये सड़ा हुआ घी देकर गई। चंदा की आंखों में आंसू आ गए। उसने वो सड़ा हुआ घी बाहर फेंक दिया। सारा दिन वह उदास मन से अपने बच्चों के इस व्यवहार के बारे में ही सोचती रही और शाम को उसकी बड़ी बहू उसके लिए खाना लेकर आई। खाने में आज उसकी बड़ी बहू ने उसकी मनपसंद सब्जी बनाई थी। तब चंदा कहती है, बहू, आज तो तुम मुझ पर बड़ी मेहरबान हो रही हो, वरना खाना देते वक्त तुम मुझ पर तो चिल्लाती हो। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं आपके साथ बदतमीजी से बात करती हूँ, इसका मुझे बहुत अफसोस है। लेकिन अब से मैं आपसे इस तरह पेश नहीं आऊंगी। मैंने आज तक आपके साथ जितना भी बुरा व्यवहार किया उसके लिए मुझे माफ कर देना। चंदा को अपनी बड़ी बहू का व्यवहार आज कुछ अजीब सा लगा। उसने जैसे ही रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा तो वह उसके हाथ से नीचे गिर गया। तभी वहां एक चूहा बहुत देर से घूम रहा था। उसने जैसे ही वहां पर रोटी का टुकड़ा रखा हुआ देखा तो उसे खाने लगा, लेकिन खाते खाते वो चूहा वहीं पर गिर पड़ा। ये देखकर चंदा समझ गई कि उसकी बहू ने उसके खाने में जहर मिलाया था। ये देखकर वो बहुत दुखी हो जाती है। उसने जिन बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया था, आज वही बच्चे उसे मार डालना चाहते हैं। चंदा ने सोचा कि बड़ी बहू के अनुसार तो मैंने खाना खा लिया होगा और उसके अनुसार मुझे बेहोश होने का अभिनय करना चाहिए।
नहीं तो उसे शक हो जाएगा। वह जोर जोर से कराने लगी। बड़ी बहू को लगा कि उसका काम हो गया। तभी वे चारों वहां पर आए गए। छोटे बेटे जगत ने कहा, क्या हुआ माँ, तुम इस तरह चिल्ला क्यों रही हो? बेटा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, जरा डॉक्टर को बुला दो। बड़ी बहू ने मन ही मन सोचा, चाहे अब किसी भी डॉक्टर को बुला लो, लेकिन अब ये कभी ठीक नहीं होगी। ये तो अब सीधा परलोक ही पधारेगी, और एक बार ये परलोक पधार गई तो इन दोनों को भी मैं रास्ते से हटा दूंगी। जगत ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर जी ने आकर चंदा को दवाई दी और कहा, घबराने वाली कोई बात नहीं है, मैंने कुछ दवाइयाँ दे दिया हूँ तो इन्हें आराम आ जाएगा। लेकिन हाँ, इनके खाने पीने का जरा ध्यान रखा करो। इनके शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी है, तो इन्हें दिन में 2 समय दूध पीने के लिए दो। दोनों बहुओं ने मन ही मन सोचा, अगर इसे दोनों समय दूध पीने के लिए दिया तो हमारा तो भट्टा ही बैठ जाएगा। बड़ी बहू सोचने लगी, ये तो बड़ी तगड़ी बुढ़िया है, इतने सारे जहर से भी नहीं मरी। अगले दिन छोटी बहू ने चंदा के लिए दूध गर्म किया और सोचने लगी, यही सही वक्त है, इसे चूहे मारने वाली दवाई दे देती हूँ और काम तमाम कर देती हूँ। इस समय यह वैसे भी बीमार है, किसी को मुझ पर सब नहीं होगा। वह चूहे मारने वाली दवाई मिला हुआ दूध लेकर चंदा के कमरे में गई। उसने बिस्तर के बगल में दूध का गिलास रखा और बोली, माँ जी, दूध को ध्यान से पी लेना, भूल मत जाना। डॉक्टर ने कहा है ना कि आपको 2 समय दूध दिया जाए। चंदा समझ गई कि इस दूध में भी जरूर कोई ना कोई झोल है, जो बहू मुझे खाने के लिए कीड़े पड़े वाला घी दे सकती है। वो मुझे दूध पीने के लिए कहाँ से देगी? चंदा ने दूध को अपने कमरे की खिड़की के बाहर लगे पौधे में डाल दिया तो पौधा बिल्कुल मुरझा गया। वह समझ गई कि इसके अंदर जहर था। वो हर बार ये सोचकर रोती थी कि उसने अपने बच्चों के लिए इतना सब कमाया, इतनी मेहनत की, और अब वो बच्चे उसे जीते हुए भी नहीं देखना चाहते हैं। अब चंदा ने ठान लिया कि वो उनसे बदला जरूर लेगी। उसने खुद से कहा कि अभी तो मुझे पेट दर्द का बहाना भी करना है। छोटी बहू मुझे जहर वाला दूध जो देकर गई थी, वो दर्द के मारे जोर जोर से कराने लगे। दूध में जहर मिलाने वाली बात छोटी बहू के साथ साथ छोटा बेटा भी जानता था, और वो भी इस सब में शामिल था। उसके दोनों बहू बेटे जल्दी से दौड़ कर आए और पूछने लगे, अब क्या हो गया माँ? जल्दी से वैद्य जी को बुला दो बेटा, मेरे पेट में फिर से बहुत दर्द हो रहा है। महेश जल्दी से वैद्य जी को बुलाने गया। तभी छोटी बहू और छोटे बेटे ने मन ही मन में सोचा, चाहे अब किसी को भी बुला लो, लेकिन अब तुम नहीं बचने वाली, और एक बार तुम चल बसी तो फिर बड़े भैया और बड़ी भाभी को भी हम ठिकाने लगा देंगे और सारी जमीन जायदाद के मालिक बन जाएंगे। कुछ देर बाद वैद्य जी वहां पर आए और उन्होंने फिर से चंदा की जांच की। उन्होंने चंदा को कुछ जड़ी बूटियां दी और वहां से जाने लगे। तभी चंदा ने वैद्य जी को रुकते हुए कहा, रुकिए वैद्य जी, आप 2 दिन से मेरा उपचार कर रहे हैं और आपने मेरे घर की एक प्याली चाय भी नहीं पी। आज तो आपको चाय पिए बिना नहीं जाने दूंगी। बेटी कल्याणी और शोभा, जरा तुम दोनों जाकर वैद्य जी के लिए चाय बना दो, और बेटा तुम दोनों जाकर वैद्य जी के लिए समोसे और जलेबियां ले आओ। नहीं नहीं चंदा बहन, मुझे किसी चाय समोसे या जलेबियों की जरूरत नहीं है। मैं तो अपने घर से खाना खाकर आया हूँ। लेकिन चंदा के विनती करने पर वो मान गए। जैसे ही उसके बहू बेटे चाय नाश्ते के लिए वहां से गए, तभी चंदा ने वैद्य जी को सारी बात बता दी। ये तो बड़ी ही दुखद बात है चंदा बहन, परंतु तुम चिंता मत करो। तुम्हारे बच्चे कुछ ज्यादा ही चतुराई से चल रहे हैं, तो हम भी नहले पर दहले की चाल चलेंगे। कुछ देर बाद उसके बहू बेटे वैद्य जी के लिए चाय, समोसे और जलेबियां लेकर आए। वैद्य जी ने सब कुछ थोड़ा थोड़ा चखा और अपने घर चले गए। छोटी बहू और छोटे बेटे ने सोचा कि माँ तो बहुत तगड़ी है, जहर से भी नहीं मरी, अब तो इसे ऊपर वाला ही उठाएगा, तब तक हमें ही इसे भुगतना पड़ेगा। चंदा जानती थी कि उसके दोनों बेटे और दोनों बहू उसकी सेवा नहीं करना चाहते, और सेवा करनी तो छोड़ो, वो तो उसे मार डालना तक चाहते हैं। अगले दिन उनके घर पर गांव का मुखिया आता है, क्योंकि वैद्य जी ने वो सारी बात मुखिया जी को बता दी थी। मुखिया जी चंदा के पास जाकर बैठ गया। उसकी बहुएं मुखिया के लिए चाय लेकर आई। चाय पीकर मुखिया ने कहा, जब तक मैं किसी को अंदर आने को न कहूं, कोई भी अंदर नहीं आएगा।
यह सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर मुखिया जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। लगभग 1 घंटे तक मुखिया जी चंदा के साथ बात करते रहे और 1 घंटे बाद वहां से बाहर निकले। वो उनके घर से बाहर निकलकर अपने घर की तरफ जा रहे थे। तभी चंदा का बड़ा बेटा महेश भागते भागते उनके पास गया और बोला, मुखिया जी, आप मेरी माँ से इतनी देर से किस बारे में बात कर रहे थे? देखो बेटा महेश, तुम मुझसे पूछने आए हो तो बता देता हूँ। तुम्हारी माँ ने ये निर्णय लिया है कि वो अपनी जमीन एक अनाथ आश्रम को दान में देना चाहती है और जल्द ही वो ऐसा करना चाहती है, तो बस उस ही के सिलसिले में मुझे बुलाया था। यह सुनकर महेश बड़ा हैरान हुआ और वो बोला, जब मेरी माँ के 2 बेटे हैं, तो मेरी माँ जमीन जायदाद को अनाथ आश्रम को क्यों दान देना चाहती है? बेशक तुम्हारी माँ के 2 बेटे जरूर हैं, लेकिन उसकी सेवा कोई नहीं करना चाहता, तो वो जमीन तुम्हें क्यों दे? अगर जमीन चाहते हो तो उसकी सेवा करो। अपने छोटे भाई से ज्यादा अपनी माँ की सेवा करोगे तो सारी जमीन तुम्हें मिल जाएगी। थोड़ी देर बाद मुखिया जी अपने घर जा पहुंचा। कुछ देर बाद जगत भी उसके पास आ पहुंचा और पूछने लगा, मुखिया जी, आपने इतनी देर से मेरी माँ से क्या बात की थी? मुखिया ने उससे भी वही बात बता दी जो महेश को बताई थी। दोनों को जैसे ही बात पता चली तो दोनों ने जाकर ये बात अपनी अपनी पत्नियों को बताई। तो अगले ही दिन से दोनों बहुएं और दोनों बेटे अपनी माँ की सेवा में लग गए। बादाम वाला दूध गर्म करके देते थे, सर में तेल डालती, तेल से उसकी मालिश करती। दोनों मन ही मन सोचती थीं कि ये चाहे माँ जी की कितनी भी सेवा कर ले, लेकिन जमीन तो मैं ही लेकर रहूंगी। इस चक्कर में दोनों एक दूसरे से ज्यादा सास की सेवा करने की कोशिश करती। जब महेश उसके पैर दबाने आता तो चंदा कहती कि तू मेरा बहुत लायक बेटा है, मेरी कितनी सेवा करता है, और कल्याणी बहू भी मेरी बहुत सेवा करती है और मेरा बहुत ध्यान रखती है। मैंने तो ठान लिया है कि मैं मरने से पहले अपनी सारे जमीन जायदाद तुम दोनों के ही नाम करूंगी। और जब रात को उसका छोटा बेटा उसके लिए दूध लेकर आता तो वो कहती कि तू और शोभा बहू ही मेरे लायक बच्चे हो, वरना बड़ा बेटा और बहू तो मेरी बिल्कुल भी सेवा नहीं करते हैं। इसलिए मैंने ये फैसला कर लिया है कि मरने से पहले मैं अपनी सारे जमीन तेरे ही नाम करूंगी। अब दोनों भाइयों के मन में यही बात चलती कि माँ तो जमीन मेरे ही नाम करेगी। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है और 5 बरस गुजर जाने पर एक रात चंदा की तबीयत खराब हुई और वो चल बसी। चंदा ने मरने से पहले अपने बड़े बेटे से कहा था कि मैंने अपनी सारी जायदाद तेरे नाम कर दी है और उसकी वसीयत मुखिया जी के पास है, मेरे मरने के बाद उनसे वो ले लेना। और उसने अपनी छोटे बेटे से भी यही बात कही। जब वो गुजर गई तो उसके अंतिम संस्कार के बाद दोनों बेटे मुखिया जी के पास पहुंचे तो मुखिया उन्हें देखकर हंसने लगा। तो बड़े बेटे ने पूछा, आप हंस क्यों रहे हो मुखिया जी? तुम दोनों को लगता है कि तुम दोनों के नाम पर सारी जमीन जायदाद कर दी है। जगत सोचता है कि सारी जमीन मेरी है और बड़ा सोचता है कि सारी जमीन मेरी है। तुम्हारी माँ ने आज से 5 साल पहले ही अपनी जमीन की वसीयत बनवा ली थी और उसमें लिखा था कि जब मेरी मृत्यु होगी तो मेरी सारी जमीन जायदाद को अनाथ आश्रम को दान कर दिया जाए। तुम्हें लगा कि तुम्हारी माँ को कुछ पता नहीं लगा। जरा सोचो, उस बेचारी ने तुम्हारे पिता की मृत्यु के बाद कितनी मेहनत से तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, धन कमाकर जमीन जायदाद जमा की, और तुम लोग उसे 2 वक्त की रोटी तक इज्जत से नहीं दे पाए। तुम्हें वही मिला जिसके तुम भागी थे। दिल से अपनी माँ की सेवा करते तो दोनों भाइयों को आधी आधी जायदाद मिल जाती, लेकिन अब तुम दोनों के हाथ कुछ नहीं आएगा। सारी जमीन अब अनाथ आश्रम की हो चुकी है। इसलिए अपना सामान बांधो और जितनी जल्दी हो कोई जगह ढूंढ लो। दोनों भाइयों को अपनी करनी पर बहुत पछतावा होता है। वो जाकर जब ये सब अपनी पत्नियों को बताते हैं तो वो भी अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। लेकिन अब उन लोगों के पास पछतावा करने के सिवाय और कुछ नहीं बचा था। उन सब ने अपनी माँ के साथ चतुराई करने की कोशिश की, लेकिन अंत में माँ की चतुराई ने सबकी खाट खड़ी कर दी और सबको अपनी कर्मों की अच्छी सजा दी।